युद्ध विराम की आड़ में इजरायल और हमास बड़े युद्ध की तैयारी में लगे हैं, तो ईरान से लेकर उसके प्रॉक्सी संगठन तक हमास को शक्ति आपूर्ति कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह युद्ध विराम महज एक छल है, एक भ्रम, जिसकी आड़ में बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। महज 48 घंटों बाद गाजा में कुछ बड़ा होने वाला है। गाजा से अनिष्ट के कौन से सिग्नल मिल रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सीज फायर के बीच धमाके में इमारत तबाह हो गई। सीज फायर के बीच ये धमाका हुआ है। इजरायली सैनिक ने गाजा से यह वीडियो जारी किया है और कहा कि यह धमाका मेरी बेटी को जन्मदिन का तोहफा है। सीज फायर से पहले एक बिल्डिंग तबाह हो गई। ये देखिए वीडियो। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में फिर हुई बमबारी। जेनिन में रेफ्यूजी कैंप पर हमले से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो गाजा में भले ही सीजफायर हो, लेकिन जेनिन में इस वक्त काफी कुछ हो रहा है। जेनिन में फिर बमबारी हुई है, तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में जंग जारी है। हेब्रोन वेस्ट बैंक के नीचे का इलाका है, वहां पर आईडीएफ को रोकने की कोशिश की गई और ताबड़तोड़ गोलीबारी से इसके बाद पूरा इलाका दहल गया। एक और बड़ी खबर, रामल्ला में जारी है जबरदस्त संग्राम। आईडीएफ की तरफ से हमले तेज किए गए हैं। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। बहुत बड़ी खबर, रामल्ला में जबरदस्त संग्राम जारी है। और एक और बड़ी खबर है, इजरायल करेगा नए हथियार का इस्तेमाल। आयरन डोम के बाद आयरन बीम, नए लेजर वेपन से हमास को निपटाने की तैयारी है। हमास के रॉकेट हमलों का करारा जवाब आयरन बीम से देगा इजरायल। सीज फायर के बाद एक्शन में नजर आएगा आयरन बीम। और आइए इजरायल के आयरन बीम के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। देखिए, इजरायल का यह आयरन बीम बहुत विध्वंसक हथियार है जिसका नाम है आयरन बीम। यह एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम है और दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में यह माहिर है। मिसाइल के खतरे को नाकाम कर देगा। ये रणनीति क्या है? हमास के खिलाफ सीमित पैमाने पर इसका इस्तेमाल वो अभी भी कर चुका है। अब बड़े पैमाने पर, जैसे आप इधर देख रहे हैं मेरे इस तरफ, आप देखिए कैसे एक मिसाइल आ रही है, एक रॉकेट आ रहा है, आयरन बीम उसको कैसे आसमान में ही तबाह कर दे रहा है। बिल्कुल पहुंचने नहीं दे रहा है वो, जैसे वहां मुझ तक, वैसा ही ये वहां इजरायल के लोगों तक उस रॉकेट को जो हमास दागेगा पहुंचने नहीं देगा। ये है आयरन बीम का स्पेशल यूज जो अब तैयार है पूरी तरह से हमास के रॉकेट्स का खात्मा करने के लिए। और तैयारी है बड़े पैमाने पर आयरन बीम की कुछ इस तरह तैयारी, इस तरह इस्तेमाल के लिए। लेकिन इसी बीच बंधकों की रिहाई से जुड़ी बड़ी खबर है। बंधकों की रिहाई तक गाजा नहीं छोड़ेगा इजरायल। हमास का विनाश ही हमारा मकसद है, यह कहा है योव गैलेंट ने। योव गैलेंट कौन है? इस वक्त मैन ऑफ द आवर हैं, रक्षा मंत्री हैं। गाजा पहुंचे हैं इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। समुद्री रास्ते से गैलेंट ने गाजा में एंट्री की है और उसके बाद वहां मौजूद सैनिकों से योव गैलेंट ने मुलाकात की है। तो गाजा युद्ध एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। सीज फायर के बीच कई बंधकों की रिहाई हो चुकी है, मगर इस युद्ध में अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है।
हमास ने साफ कर दिया है कि इजराइल के अंत तक वो जंग लड़ता रहेगा। वही इजराइल ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम के बाद आने वाले 1500 घंटे हमास का काल लेकर आएंगे। यानी ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी 24 नवंबर को सीज फायर के महज 15 मिनट बाद दिख गया था। दरअसल 15 मिनट बाद ही इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच पलटवार शुरू हो गया। बताता है ये कि गाजा का ये रण अब तक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। न गाजा में बरसता बारूद थम रहा है, न जमीन से आती गोलियों की तड़तड़ाहट खामोश हो रही है। न इजरायली टैंक रुकने का नाम ले रहे हैं। और ना ही हमास के रॉकेट विराम के लिए तैयार है। ये सीज फायर का सारांश है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल में बारूदी बवंडर अभी थमा नहीं है। ना इजराइल के विनाशक टैंक और फाइटर जेट खामोश है, और ना ही हमास के लड़ाकों ने बैरल से रॉकेट बाहर निकाले। सात हफ्तों की कोशिशों के बाद बंधकों की रिहाई पर बात बनी थी, जिसकी पहली शर्त थी 4 दिनों का युद्ध विराम। युद्ध विराम में महज कुछ मिनट का वक्त शेष बचा था, तभी दक्षिणी गाजा में एक जबरदस्त धमाका होता है। लोगों को उम्मीद थी कि इस विस्फोट के बाद अगले 4 दिनों तक गाजा की जमीन पर धमाकों की गूंज नहीं सुनाई देगी, मगर हकीकत इसके विपरीत थी। युद्ध विराम को महज 15 मिनट ही बीते थे, अचानक इजराइल में गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट हमले के सायरन बज उठे और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल है कि सीज फायर भंग होने का असली दोषी कौन है? बार बार सीज फायर टूटने के पीछे इजराइल है या हमास? गाजा में सीज फायर क्यों भंग हो रहा है? सवाल का सही जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि मृत्यु लोक बन चुके गाजा में बारूद का विराम नहीं लगा है। और आने वाले दिनों में ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, जिसका ऐलान हमास और इजराइल दोनों ने कर दिया है, वो भी साफ साफ लहजे में। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान जारी कर कहा है, सीज फायर एक छोटी सी राहत है, गाजा की जंग अभी रुकी नहीं है, युद्ध कम से कम 2 महीने और चलेगा, 60 दिन यानी 1500 घंटे भीषण जंग चलेगी। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि नेतन्याहू की आर्मी लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इसीलिए सीज फायर के दौरान भी इजरायली सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इजरायली सेना ने साफ साफ कहा है कि उसके टैंक और सैनिक अपनी पोजीशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल की सेना ना तो पीछे लौट रही है और ना ही उत्तरी गाजा से विस्थापित लोगों को वापस लौटने दे रही है। कोई घोड़े टांगे पर सवार है तो कोई हाथों में सामान की गठरी लिए पैदल ही घर की तरफ लौट रहा है। यह वीडियो खान यूनिस शहर का है, जहां से लोगों ने वापस अपने घरों की तरफ लौटना शुरू किया, मगर कुछ दूर जाते ही लोगों पर इजरायली सेना ने फायरिंग शुरू कर दी।
इजरायली सेना की इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। सड़कों पर हर तरफ लाश बिखरी नजर आई। साफ है, सीज फायर के दौरान इजराइल किसी भी हालात में कोई बदलाव नहीं चाहता है, ना लोगों को वापस आने देना चाहता है और ना ही 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार है। सीजफायर के बीच इजराइल एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि सीजफायर के बाद जंग और तेज होगी। उधर दूसरी तरफ हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले कई महीनों तक युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल जहां आक्रामक है, वहीं हमास ने और कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। हमास इस जंग में इजराइल के खिलाफ आखिर तक लड़ने की कसम खा चुका है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि सीज फायर के बाद ये लड़ाई इजराइल के अंत तक चलती रहेगी, फिर इसमें 2 महीने या 2 साल का ही वक्त क्यों न लगे। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर कहा है, दुश्मन जीत के लिए नरसंहार कर रहा है, अभी उनका मानवीय नुकसान शुरू नहीं हुआ, जंग बंद करने का सवाल ही नहीं उठता, अब ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, हम इजराइल के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। यानी हमास आने वाले दिनों में और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है और इस बार उसके टारगेट पर इजराइल की सेना नहीं, बल्कि एक बार फिर इजराइल के लोग होंगे। इजराइल और हमास के ये जो बयान आए वो सीजफायर शुरू होने से पहले सामने आए। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल युद्ध पर विराम नहीं लगने वाला। ये लड़ाई अब और भीषण होगी, जिसका ट्रेलर इजराइल ने सीज फायर लागू होने से पहले दे दिया था। धमाके का ये वीडियो खान यूनुस का है, जहां इजराइल की सेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक जश्न मनाते नजर आए। ये वीडियो हमले के बाद का है। जबालिया कैंप में हर तरफ तबाही और बर्बादी देखी जा सकती है। इजराइल की वायुसेना ने नुसरत कैंप पर बड़ा प्रहार किया। यहां हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। रात के वक्त शिन बैत में इजराइल ने हमला किया। इस हमले में हमास के नौसैनिक बल के कमांडर अबू जल्लाह की मौत हो गई। इधर हमास भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यह वीडियो हमास की अली मुस्तफा ब्रिगेड ने जारी किया है, जिसमें हमास लड़ाकों को इजरायली सैनिकों पर रॉकेट और मोर्टार से हमले करते देखा जा सकता है। हमास वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिसका ट्रेलर भी अबू उबैदा के बयान में दिखता है। हम पूरे वेस्ट बैंक पर टकराव को बढ़ाने का आह्वान करते हैं। हमारे लड़ाके इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अबू उबैदा की स्पीच जेनिन में लाउड स्पीकर पर लोगों को सुनाई जा रही है। साफ है, हमास इस जंग को अब वेस्ट बैंक तक ले जाने की तैयारी में है, जहां इजराइल पहले से ही जंग की तैयारी कर रहा है। यानी इस युद्ध का विराम दूर दूर तक नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल में सायरन की आवाज से दहशत फैल गई है। लेबनान सीमा पर इजराइल में बज रहे हैं सायरन। गलील में सुनाई दे रहे हैं सायरन। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी इजराइल पर हूती का बड़ा हमला हुआ है। इलाट शहर में ड्रोन और रॉकेट अटैक किए हैं हूती ने। यमन से बड़े हमले का आरोप है। इलाट में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। और इजराइल पर हूती ने हमला तेज कर दिया है। दक्षिणी इजराइल हूती का निशाना बन रहा है। लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है हूती दक्षिणी इजराइल पर। गाजा सीज फायर के दौरान अब हूती एक्टिव हो गया है। हूती ने कहा है कि हम सीज फायर में शामिल नहीं है, हम पर इस सीज फायर का कोई असर नहीं है। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं कि हूती के निशाने पर दक्षिण इजराइल कैसे है
आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाता हूं मैप के जरिए कि आखिर कैसे दक्षिण इजराइल जो कि निचला इलाका है वहां पर हूती इस वक्त हमले कर रहा है। ये देखिए, ये लाल सागर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये अखाबा जो आप देख रहे हैं, यहां से इलाट पर हमला हो रहा है। ये अखाबा से इलाट पर यमन से इस वक्त हमला कर रहा है इजराइल पर, दक्षिण इजराइल पर हूती। अगर आपको दूसरा मैप दिखाऊं, ये आप देखिए, ये है मिस्र, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल, और यहां पर ये इलाट जो इजराइल का नीचे वाला इलाका है, और ये आप देखिए जिद्दा यानी सऊदी अरब का इलाका, और यहां नीचे आइए तो ये यमन। 2000 किलोमीटर लंबी दूरी कर इस पूरे लाल सागर को पार करके हूती इस वक्त यमन पर रॉकेट दाग रहा है, और यह अकाबा की खाड़ी से हमला संभव है। दक्षिण इजराइल का यह इलाका है जहां पर इलाट जिस पर यह हमला कर रहा है, यमन से हूती यह हमला कर रहा है। 2000 किलोमीटर दूर है जहां पर यह इस वक्त अटैक हूती कर रहा है। लेकिन जंग जारी, सीज फायर बेअसर क्यों कह रहे हैं हम आपको यह भी बताते हैं। वेस्ट बैंक में सीज फायर का असर नहीं पड़ा है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। लेबनान से इजराइल की भीषण जंग जारी है। दक्षिण इजराइल में हूती हमला कर रहा है, यानी ये सब तो हो ही रहा है। फिर सीज फायर कहां पर है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच गाजा में तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। बमबारी से तबाह हो गया है उत्तरी गाजा। एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, गाजा में तबाही की नई तस्वीरें। मलबा का ढेर बन गई हैं कई बिल्डिंग। ये तबाही गाजा में हुई है और उसकी तस्वीरें आई हैं, नई तस्वीरें। और इजराइल हमास डील पर बड़ा खुलासा हुआ है। आधी रात टूटने वाला था सीज फायर। बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई में जो देरी हुई, इससे आधी रात में टूट सकता था सीज फायर। आईडीएफ ने दी थी बड़े हमले की धमकी। आईडीएफ ने आधी रात तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आधी रात तक सीज फायर का पालन नहीं किया गया तो टूट जाएगा यह सीज फायर। तो आइए देखते हैं कि कैसे बंधकों की डील बीती रात टूटने से बच गई। बस आधी रात ये टूटने ही वाली थी। देखिए, टूटने ही वाला था सीज फायर। बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई पर बात अटक गई थी। इजराइल आनन फानन में समझौता रद्द करने वाला था। मध्यस्थों ने दखल देकर इजराइल को हमले से रोका। कौन है मध्यस्थ? कतर, इजिप्ट और अमेरिका। इजराइल ने आधी रात तक का वक्त हमास को दिया। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की। मिस्र से लेकर कतर तक भीषण सरगर्मी रही। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पल पल की जानकारी लेते रहे। बाइडेन ने खुद कतर के शीर्ष नेतृत्व से बात की। तो जो कुछ बीती रात हुआ, जिस तरह से हमास और इजराइल की डील टूटते टूटते बची, उसके बाद उठ रहे सवालों पर गौर करना जरूरी है। आइए आपको सवालों में दिखाते हैं कैसे ये सीज फायर समझौता सवालों में घिर गया। क्या इजराइल हमास का समझौता कभी भी टूट सकता है? ये बड़ा सवाल है। दूसरे ग्रुप की रिहाई में आनाकानी क्यों कर रहा था हमास का? इसके पीछे क्या मकसद था? क्या इजराइल के दुश्मनों की शह पर डील तोड़ सकता है हमास? क्या अपने बंधकों के छूटते ही इजराइल और बड़े हमले करेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुई डील हमास को रास नहीं आ रही है? क्या हमास कुछ बंधकों को ब्लैकमेलिंग का आखिरी हथियार बनाए रखेगा? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल है जो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। क्या सीज फायर हमास के लिए लंबी जंग का बहाना है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आग में फंसाना है? क्या 4 दिनों की सीज फायर का ऐलान ईरान का माइंड गेम है? इन सवालों की वजह है ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की बारूदी साजिशें और सीज फायर के बावजूद हो रहे उनके हमले। युद्ध विराम होने के बाद भी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि सीज फायर की साजिश हमास को नई ताकत जुटाने का मौका देना है। सीज फायर तो बहाना है, असली मकसद इजराइल को युद्ध में थकाना है। यह महज अनुमान नहीं, तथ्य है। इसके सबूत हैं सीज फायर के बावजूद इजराइल में हो रहे प्रॉक्सी हमले।
अंशकालिक युद्ध विराम का ऐलान होते ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बारूद बरसाना शुरू कर दिया। सीज फायर का ऐलान होने के बाद हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया। इसी बीच हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह हमला भी ईरान समर्थित गुट ने ही किया। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस सीज फायर को हमास लंबी जंग का हथियार बना रहा है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को स्थायी तौर पर जंग में फंसाए रहने की चाल है? कहा जा रहा है कि सीज फायर के बहाने हमास के इस चाल का मास्टरमाइंड ईरान है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भी हाल ही में कहा था कि जब युद्ध में हमास थक जाएगा तो उसके बदले हिजबुल्लाह हमले शुरू करेगा। साथ ही हूती और ईरान समर्थित दूसरे संगठन भी इजराइल पर हमले करेंगे। इतने समय में हमास फिर से अपनी तैयारी कर लेगा और इस रणनीति के तहत प्रॉक्सी संगठन इजराइल को एक अंतहीन युद्ध में फंसाए रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को हमास इस तरह से जंग में उलझाए रखना चाहता है ताकि इजरायली सेना के बड़े हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर हमास अपने समर्थक देशों से नए विध्वंसक हथियार हासिल करके इजराइल पर फिर से बड़े हमले की ताक में है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में हमास के प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका के 5 बड़े सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। बताया गया कि सभी हमलों को हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अंजाम दिया। इस तरह से ईरान समर्थित गुट इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। साथ ही प्रॉक्सी गुट हमास को बारूदी ऑक्सीजन देने में जुटे हैं ताकि अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल पर दोबारा बड़े हमले कर सके। सीजफायर का ऐलान भले ही हो गया है, लेकिन इजराइल भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों की गतिविधियों को लेकर खामोश नहीं बैठा है। इजरायली सेना ने भी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को मार गिराया, जिसे लेबनान बॉर्डर की तरफ से लॉन्च किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल इजरायली इलाके में दागी गई थी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बम बरसाए थे। जाहिर है 4 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि सीज फायर के बाद हमास पर फिर हमला होगा। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। युद्ध 2 महीने तक चल सकता है। उधर इजराइल की चेतावनियों से बेपरवाह हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इजराइल की किसी भी चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब इजराइल के लोग भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ इजरायली लोग सीज फायर के बीच ही लेबनान बॉर्डर पर जमा हुए और इन लोगों ने हिजबुल्लाह को चैलेंज करने के लिए एक डांस पार्टी का भी आयोजन किया। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए अंशकालिक सीज फायर किया गया है। बंधकों के बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट अपनी बारूदी साजिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
7 अक्टूबर के हमले पर बोला हिजबुल्लाह, हमास का हमला अद्भुत था। हिजबुल्लाह क्या कह रहा है सुनिए, वो कह रहे हैं हमास का 7 अक्टूबर का हमला अद्भुत था, आगे चलकर हमले का असर दिखेगा, जल्द ही हमले का असर पता चलेगा, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। हमास ने जबरदस्त ऑपरेशन किया था, ये कहा है हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने। उधर वेस्ट बैंक से सामने आई है एक हैरान करने वाली तस्वीर। इजरायली सैनिक ने कार पर लिखी बदला लेने की बात। कार के शीशे पर लिखा हम बदला लेंगे। जेनिन के अस्पताल के बाहर कार खड़ी थी जिस पर उस सैनिक ने लिखा हम बदला लेंगे। और हमास के खूनी खेल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हमास 6 महीने पहले ही करने वाला था कत्लेआम। इजरायल में अलर्ट बढ़ने से हमास ने हमला रोक दिया। आखिरकार 7 अक्टूबर को उसने खूनी हमला किया। 6 महीने पहले ही यह अटैक हो जाता, लेकिन क्योंकि इजरायल अलर्ट हो गया इसलिए उसने 6 महीने अपना यह हमला डिले कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और 6 महीने बाद 7 अक्टूबर को जो उसने किया वो दुनिया जानती है। तो आइए देखते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ किया उससे जुड़े खुलासे में और क्या कहा गया है। हमास ने 6 महीने टाला था कत्लेआम। 5 ओवर की पूर्व संध्या पर वो अटैक करने वाला था। प्राचीन मिस्र की गुलामी से इजरायलियों की मुक्ति का ये पर्व है। इजरायल में इस मौके पर अलर्ट बढ़ने से प्लान रोक दिया हमास ने। इंटेलिजेंस को संभावित हमले की सूचना भी मिली थी। इस साल 5 अप्रैल को इजरायली पास ओवर उत्सव था। बाद में आईडीएफ को लगा कि उन्हें फॉल्स अलार्म मिला था। 5 अप्रैल का हमला रोकने के बाद हमास आशंकित हो गया। हमास को डर था कि इजरायल को योजना की भनक लग गई। इसके बाद हमास ने ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट कर दिया। 7 अक्टूबर से पहले खुद कई हमास मेंबर्स को इस हमले की जानकारी तक नहीं थी। उधर ईरान में एटमी सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ है और यह बहुत बड़ी खबर है दुनिया के लिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में धमाका सुना गया है। द यरूशलम पोस्ट की खबर में यह दावा किया गया है। आज सुबह लोगों ने ईरान के एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में धमाके की आवाज सुनी। ईरान के इस्फहान में यह एटमी सेंटर है। और ईरान पर पश्चिमी देशों में मतभेद बढ़ गए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा में मतभेद दिखे हैं। पश्चिमी देशों के बीच सहमति नहीं बन रही है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। परमाणु कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव पर टकराव दिखा है पश्चिमी देशों के बीच। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और ईरान की एटमी तैयारी पर पश्चिमी धमकियां बेअसर दिख रही हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में टेंशन बढ़ा दी है। ईरान की तैयारी पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट। हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम बनाने के करीब है ईरान। 3 परमाणु बमों के लिए जरूरी सामान जुटाए गए। तो ईरान के परमाणु प्लान से दुनिया में कैसे दहशत है, आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। आपको दिखाते हैं कि कैसे यह दहशत दुनिया में है। किसी भी वक्त परमाणु शक्ति बनाने के करीब है ईरान। उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है इस पूरे मामले में। मिडिल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की होड़ मची हुई है। विध्वंसक तैयारी पहले से ही, हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार उसके पास है। जंगी मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की सबसे जंगी मोर्चे पर देखिए, जंगी मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत वो बन जाएगा, ये भी है। और इसके अलावा पश्चिम विरोध, रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी उस पर भारी पड़ेगी। पश्चिम का विरोध जो इस वक्त है। इसके अलावा नए समीकरण क्या है? छोटे मुस्लिम देशों का रहनुमा बन सकता है ईरान, ये साफ दिख रहा है। लेकिन ईरान की बात करें तो वो लगातार प्रॉक्सी संगठनों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। ईरान भी महाविनाशक परमाणु बम निर्माण के अंतिम चरण में है और अब ये जंग आर पार की होने वाली है। तय हो चुका है कि इजरायल का अस्तित्व मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा। ईरान का समर्थन करने वाली महाशक्तियों ने भी अपने विश्व विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। दोहा संधि विच्छेद के बाद विश्व युद्ध के 10 कुरुक्षेत्र कहां बने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
गाजा युद्ध में क्षणिक विराम एक धमाके के साथ टूट गया और इस धमाके ने विश्व युद्ध के समीकरण तैयार कर दिए हैं। तय यह हुआ था कि गाजा पर 24 नवंबर की सुबह 7 बजे के बाद कोई बम नहीं गिराया जाएगा, लेकिन 23 नवंबर की शाम को ही इजराइल में सायरन गूंजने लगे। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, स्टेरॉड और अराद पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। और पलटवार में दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने पहली बार उत्तरी गाजा जैसे भीषण हमले किए। इन तस्वीरों ने यह तय कर दिया कि युद्ध में कोई विराम नहीं होगा, बल्कि अब तय हो चुका है कि महासंग्राम होगा। महासंग्राम की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस जंग में दुनिया के कई महाद्वीप फंसने वाले हैं। अरब में इजराइल, अमेरिका बनाम लेबनान, जॉर्डन, यमन की जंग छिड़ने वाली है। यूरोप में रूस बनाम यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। एशिया में साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। वैश्विक तनाव पहले से ही चरम पर था और अरब युद्ध ने इस आग में घी का काम किया। अभी जो जंग अरब में फैली हुई है वो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल सकती है। एक्शन भले ही अरब में दिखाई दे रहा हो, लेकिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 10 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। ये फ्रंट कौन कौन से हैं, ये जानिए। तो देखिए, पहला फ्रंट है ईरान, इजराइल। अमेरिका और ईरान ने इजराइल को हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि गाजा युद्ध नहीं रुका तो यूएस तक इसकी आग फैलना तय है। दूसरा फ्रंट है यूक्रेन और रूस। रूस यूक्रेन पर आक्रमण तेज कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम हमले बढ़ा दिए हैं और अगले हफ्ते बड़े एक्शन का ऐलान किया गया है। तीसरा फ्रंट है लेबनान और इजराइल। इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। युद्ध विराम को तैयार नहीं है हिजबुल्लाह का संगठन। चौथा फ्रंट कौन सा है? सीरिया और अमेरिका और रूस। सीरिया में यूएस के सैन्य बेस पर हमले लगातार हो रहे हैं। यहां रूस समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट के हमले जारी हैं। पांचवा फ्रंट है इराक और अमेरिका। इराक में यूएस के बेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराकी मिलिशिया पर यूएस के पलटवार शुरू हो गए। इसके बाद इराक ने कहा है कि यूएस के हमलों से युद्ध भड़केगा। एशिया में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया छठा फ्रंट बन रहा है। किम जोंग ने गुरुवार को ही बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। अब किम जोंग सैटेलाइट से साउथ कोरिया की जासूसी भी कर रहा है। DMZ यानी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन के नजदीक साउथ कोरिया के टैंक तैनात हो चुके हैं। मतलब यह कि दोनों दुश्मन देशों के बीच तनाव चरम पर है। सातवां फ्रंट यूरोप में फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच तैयार हो चुका है। दरअसल फिनलैंड बॉर्डर पर शरणार्थियों की कतार लगी है। फिनलैंड ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। फिनलैंड ने कहा कि शरणार्थी घुसपैठ रूस साजिश के तहत करा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने हालात संभालने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर फोर्स भेजी है। आठवां फ्रंट यमन, इजराइल और अमेरिका के बीच बन रहा है। दरअसल हूती ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, लेकिन यूएसएस हडनर ने हूती की इंटरसेप्ट मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी और अरब में यूएस के सैन्य बेस हूती के टारगेट पर है। नौवां फ्रंट जिस पर युद्ध छिड़ने की आशंका है वो है नेटो। बुधवार को प्राग में विसेग्राद ग्रुप की मीटिंग हुई है। इसमें पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया शामिल हुए। मीटिंग के बाद चेक रिपब्लिक के पीएम ने बड़ा बयान दिया। चेक ने कहा कि नेटो रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। और 10वां फ्रंट है वर्ल्ड वॉर 3 का, गाजा, हमास और इजराइल। सीज फायर के दौरान भी बमबारी और रॉकेट हमले जारी हैं। हमास के अराद, स्टेरॉड, तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। ये सभी फ्रंट ऐसे हैं जहां रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव। युद्ध के इन 10 मोर्चों पर टकराव अमेरिका और रूस का, और इस टकराव में अपने अपने हित के हिसाब से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग खेमे से जुड़े हैं।
अरब के युद्ध की चिंगारी दुनिया भर में फैल चुकी है और हर मोर्चे पर बड़ा एक्शन जारी है। यूरोप में अमेरिका और रूस के टकराव का कारण बना यूक्रेन युद्ध, और जब तक अमेरिका इजराइल में उलझा है तब तक रूस उस फ्रंट को जीतना चाहता है। इसके लिए उसे चाहिए हथियार, और ये ईरान से मिलने वाले हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। बदले में ईरान को रूस से इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सिस्टम की तकनीक मिलने वाली है। अरब में जंग छिड़ने के बाद विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर ईरान बन गया है, और ये हलचल दिखाई भी दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान गुरुवार को कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से मिले। इस बैठक में गाजा युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई, और बैठक के बाद ऐलान कर दिया गया कि अगर युद्ध में ईरान उतरा तो अरब ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में हालात बिगड़ जाएंगे। ما از رهبران مقاومت در منطقه شنیده ایم که تا احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و تا به نتیجه رسیدن قطعی مقابله با اشغالگری در منطقه دستان مقاومت بر روی ماشه ها باقی خواهد ماند. क्योंकि ईरान इस वक्त अरब में एक बड़ी पावर बन चुका है। हूती संगठन की कमान ईरान के हाथ में है और कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर हमला बोल देगा। इराक सीरिया के शिया मिलिशिया ईरान के नियंत्रण में है। ईरान को रूस का खुला समर्थन है। ईरान को चीन का भी खुला समर्थन मिला हुआ है। ईरान ने 66% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर चुका है। बहुत जल्द ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त दुनिया के कई मोर्चों पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूस ने भी अपने सबसे विनाशक हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ जिरकॉन तैनात कर दी है। यार्स और सरमद को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अटलांटिक महासागर में रूस के न्यूक्लियर सबमरीन यूएस के नजदीक तैनात है। आर्कटिक बेस पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वॉर रेडी हैं। इस वक्त धरती एक साथ कई परमाणु चक्रव्यूह में फंसी है। धरती पर कहां कहां परमाणु तैनाती हो चुकी है, ये जानिए। नेगेव रेगिस्तान में इजरायल के परमाणु केंद्रों पर हलचल है। नीदरलैंड्स के वॉल्केल यूएस एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने आईसीबीएम वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। एशिया में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु विस्फोट की तैयारी कर ली है। अरब की जंग में अगर इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले होते रहे, ईरान जंग में उतरा, तो उसके खेमे के सभी देश कभी भी जंग छेड़ सकते हैं, और यही वर्ल्ड वॉर का प्रवेश द्वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी और यूरोपियन छोड़ दें ये इलाका, ये कहा है ईरान के रक्षा मंत्री ने। सारी मुश्किल इन्हीं देशों की वजह से है। ईरानी विदेश मंत्री ने इजरायल को क्रिमिनल कहा। तो जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन जंग में वैगनर लड़ाकों को उतारकर खलबली मचाई, ठीक उसी तरह अब गाजा युद्ध में हमास की तरफ से 10 संगठन मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इजरायली सेना पर कहर बरपाने वाले हैं। जी हां, सीज फायर की आड़ में हमास ने युद्ध नीति बदलते हुए कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी भाड़े के लड़ाकों से जंग जीतने का प्लान बनाया। आशंका तो यह तक जताई जा रही है कि मौजूदा वक्त में कई फॉरेन मिलिशिया आईडीएफ के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं।
मगर इसी बीच नेतन्याहू ने भी पलटवार करने के लिए फॉरेन मर्सनरी यानी विदेश के भाड़े पर लड़ने वाले लड़ाकों को गाजा के बैटल में उतारने का फैसला किया है। तो क्या गाजा युद्ध का नया संस्करण गाजा दहन की वजह बनेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध विराम की आड़ में गाजा का वजूद मिटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और शायद यही वजह है जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि 100 घंटे में गाजा में फॉरेन मिलिशिया का महासंग्राम होगा। प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल होगा, भीषण नरसंहार होगा। जी हां, इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया, मगर यह युद्ध विराम चंद मिनट ही कायम रह सका क्योंकि आईडीएफ और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। मगर इसी बीच खबर सामने आई कि हमास के समर्थन में विदेशी लड़ाके वॉर जोन में उतर चुके हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल आईडीएफ के हमले में हमास के 4 लड़ाके मारे गए, जिनमें 2 लड़ाकों का ताल्लुक लेबनान से था, जबकि 2 लड़ाके तुर्की के नागरिक पाए गए। लेबनान बॉर्डर के पास आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में मारे गए हमास के 2 लड़ाकों का ताल्लुक तुर्की से होना हैरान कर देने वाला था। क्या हमास ने विदेशी लड़ाकों को अपने गुट में शामिल किया? क्या भारी भरकम रकम देकर भाड़े के लड़ाके जुटाए? दरअसल ये आशंका बीते कई वक्त से जताई जा रही थी कि गाजा की सरजमी पर फॉरेन मर्सनरी यानी भाड़े के लड़ाके उतरे हुए हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हमास ने सीज फायर पर हामी इसलिए भरी ताकि 4 दिनों के दौरान फॉरेन मर्सनरी की फौज जुटाई जा सके। आखिर हमास के लिए जंग लड़ने के लिए पीएमसी कहां से आने वाले थे, ये भी जान लीजिए। इराक से लड़ाके सीरिया के रास्ते गोलन हाइट्स तक पहुंचे, वहीं ईरान के लड़ाके तुर्की के रास्ते गाजा में दाखिल होंगे। लीबिया के पीएमसी फाइटर मिस्र के जरिए गाजा तक पहुंचेंगे। यमन से हूती लड़ाकों की टुकड़ी गाजा की तरफ रवाना हुई। पीएमसी वैगनर लड़ाके सीरिया के रास्ते लेबनान में दाखिल होंगे। सूडान के लड़ाके रेड सी के रास्ते गाजा पट्टी में दाखिल होंगे। तालिबानी लड़ाकों के भी गाजा जंग में उतरने की आशंका बढ़ी। मतलब ये कि अब तक गाजा में हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच आर पार की जंग हो रही है। दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए बारूदी प्रहार कर रहे थे। मगर जल्द ही गाजा की सरजमी पर फॉरेन मर्सनरी यानी भाड़े के लड़ाके युद्ध लड़ते दिखाई देंगे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, दुश्मन को मौत के घाट उतारना। लिहाजा हमास के खूंखार प्लान का पलटवार करने के लिए इजरायल ने भी फॉरेन मर्सनरीज को गाजा पट्टी में उतारने की तैयारी कर ली। और जानते हैं आईडीएफ की तरफ से हमास का खात्मा करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? स्पेन के कातालोनिया लड़ाकों को। जल्दी गाजा में स्पेन के जिन कातालोनिया लड़ाकों की एंट्री होगी वो एक प्रोफेशनल फाइटर्स हैं, जिनका सिर्फ एक काम है, जंग लड़ना, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। आपको बता दें कि कातालोनिया लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। टनल वॉर में भी कातालोनिया को महारत हासिल है। आईडीएफ कातालोनिया लड़ाकों को आधुनिक वेपन देगी। हर लड़ाके को 1 सप्ताह में 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। स्पेनिश अखबार एल मुंडो ने यह दावा किया है कि इजरायल ने पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से करार कर लिया है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गाजा में दस्तक देने वाले कातालोनिया लड़ाकों की तादाद क्या होगी।
मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि अगर जंग में इसी रफ्तार के साथ विदेशी लड़ाके या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर उतरे तो फिर गाजा के बैटल ग्राउंड में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होगा। यानी अब तक तो गाजा का विध्वंस हो रहा था, मगर जैसे हालात बन रहे हैं उससे गाजा का दहन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नवंबर खत्म होने वाला है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, जिसका इंतजार हमास को जंग के पहले दिन से था। तापमान कम होने के साथ ही हमास अपना विंटर प्लान एक्टिवेट करने जा रहा है, जिसका नतीजा होगा इजराइल में 7 अक्टूबर से भी बड़ा नरसंहार। सर्दियों के लिए रूस और ईरान से हमास को नए हथियारों का जखीरा भी जल्द पहुंचने वाला है। इन हथियारों को खासतौर से विंटर वॉर के लिए तैयार किया गया है। दरअसल सर्दियों में जंग के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ एक खास चक्रव्यूह रचा है, जिससे निकलना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। गाजा के रण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जो जंग में बड़ा यू टर्न लाने का दम रखता है। गाजा के रण का ऐसा फेज है जो इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकता है। इसकी तैयारी इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही शुरू कर दी थी और हमास की इस तैयारी को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। दरअसल हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। बस इंतजार है तो माकूल वक्त का, जो अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। गाजा की जमीन पर बरसते बारूद के बीच इजराइल बॉर्डर पर गोलान हाइट्स के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गाजा में भी बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी का फायदा उठाकर जहां हमास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने की तैयारी में है, वहीं इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने के प्लान पर काम कर रहा है। गाजा और इजराइल में बदलता मौसम कैसे इस जंग में 360 डिग्री टर्न ला सकता है और इजराइल पर हमले का नया प्लान क्या है, हर सवाल का जवाब आपको देंगे। मगर उससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का वो बयान सुन लीजिए जो इजराइल पर मंडरा रहे खतरे का अलार्म बजा रहा है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again. सुना आपने, हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा और वो भी बहुत जल्द। दावा है कि सर्दियों का फायदा उठाकर हमास इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये ऑपरेशन 7 अक्टूबर से भी ज्यादा विध्वंसक होगा। हमास इजराइल बॉर्डर में घुसकर पहले से भी बड़े नरसंहार को अंजाम देगा। इस बार हमास के टारगेट पर इजराइल के नए शहर होंगे। हमास की तैयारी इजराइल के मध्य में मौजूद शहरों को दहलाने की है। हमास को बस सर्दियों के पूरी तरह से आने का इंतजार है, जिसकी शुरुआत गोलन हाइट्स से हो चुकी है। उन्नीस नवंबर के बाद से ही हार्मोन की चोटियों पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के मध्य तक इजराइल के कई शहरों में बर्फ देखने को मिलेगी और इसी का फायदा हमास उठाने की तैयारी में है। इस बीच हमास के पास रूस और ईरान से भी हथियार की नई खेप पहुंच सकती है, जिनमें कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर से सर्दियों के बीच इजराइल को दहलाने के लिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। हमास को मिलने वाले हथियारों की ये लिस्ट बेहद लंबी है, मगर उसे बेसब्री से जिस हथियार का इंतजार है वो है रूस का RBK-500 बम।
जिसे रूस ने कुछ महीनों पहले ही अपग्रेड कर और ज्यादा घातक बनाया है। रूस का RBK 500 एक क्लस्टर बम है। रूस ने क्लस्टर बम का ग्लाइडेड वर्जन तैयार किया है, जिससे यह बेहद ज्यादा घातक हो चुका है। दरअसल RBK 500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह विंग्स लगाए गए हैं। यानी ये ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा और तबाही क्लस्टर बम जैसी होगी। दावा है कि इसमें खासतौर से विंटर वॉरफेयर के हिसाब से भी कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। हमास को रूस से ये ग्लाइड बम जल्द मिल सकते हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन भी सर्दियों से पहले हमास को मिल सकता है। ये ईरान का शाहिद 238 ड्रोन की सबसे पहली तस्वीर है। शाहिद 238 ड्रोन ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन है। इस ड्रोन के कुल 3 वर्जन हैं। ड्रोन की खासियत को लेकर ईरान ने खुलासा नहीं किया है, मगर दावा है कि इस ड्रोन को भी खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है और ईरान इसका पहला टेस्ट गाजा युद्ध में करने वाला है, अपने प्रॉक्सी हमास के हाथों इजराइल को दहलाकर।